बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं आपकी बात। कोरोना काल में बेपटरी हुई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार जुट गई है, लेकिन कोरोना काल में आम आदमी से लेकर उद्योग धंधे तक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस अब राजस्व जुटाने पर है, क्योंकि सारे वादे, योजना और दूसरे काम बिना पैसे के तो हो नहीं सकते। इस सबके बीच प्रदेश के वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि बगैर जनता पर बोझ डाले, बिना कोई टैक्स बढ़ाए या नया टैक्स लगाए राजस्व हम जुटा लेंगे। कांग्रेस अब सरकार पर पूछ रही है कि आखिर सरकार का वो गुप्त प्लान क्या है कि बिना टैक्स बढ़ाए राजस्व को बढ़ा लिया जाएगा, और क्या वाकई में सरकार इस तरह का कोई कारनामा करेगी या बैकडोर से मध्य प्रदेश की जनता पर टैक्सेस की मार पड़ेगी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार प्लान जो बना रही है आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, वो सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, करों का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मध्य प्रदेश स्वर्णिम पथ पर कैसे आगे बढ़ेगा। और इसीलिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है सवाल। क्या है सवाल, आपको दिखाते हैं। कमाई बढ़ाएंगे पर नया टैक्स नहीं लगाएंगे, यह नया फॉर्मूला देखना होगा सरकार का। लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों पर चुप हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या है सरकार का राजस्व प्लान? यह कौन सा ऐसा प्लान है जिसे लेकर के सरकार चल रही है? यह सिर्फ जुमलेबाजी के बीच की जाल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर, आपको वो बयान सुनाते हैं। रिपोर्ट आ रही है क्योंकि कोरोना के संकट में स्थिति काफ़ी बिगड़ी है। पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, पूरे देश की गड़बड़ाई, तो मध्य प्रदेश की भी गड़बड़ाई। कोई नया फार्मूला आ रहा है सर? अब कर रहे हैं, इसीलिए बैठक थी कि भाई क्या सोर्स हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर कोई फैसला हो सकता है? कोई फैसला नहीं। सरकार के पास खजाना में 1 रुपया नहीं है। बार बार लगातार आप लोग कर्ज ले लेकर इस मध्य प्रदेश के एक एक निवासी को आपने कर्ज में डुबा दिया है। आप प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले कि ट्रंप से जाकर मिले, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेदार है। तो आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आपको उनका परिचय करा देते हैं। हितेश वाजपेयी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे। आर.के. दोगने जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत स्वागत। हितेश जी स्वागत है आपका, दोगने जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दोगने जी आपके पास आता हूँ। ये एक नया फॉर्मूला है सर कि राजस्व भी नहीं बढ़ाना है, और राजस्व को बढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा, टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा? क्योंकि ये सरकारों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि जब भी राजस्व बढ़ाने की बात आती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जनता पर बोझ पड़ता ही है। लेकिन आज कहा गया है कि हम राजस्व भी बढ़ा लेंगे और टैक्स भी नया नहीं लगाएंगे, ना ही बढ़ाएंगे। आपको इस पर यकीन है? देखिए, ये वैसी ही बात है, ये सिगुप्पा छोड़ते हैं, भाजपा का नेचर है ये। आपने देखा 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो ये आए हैं क्या? इसी तरह ये टैक्स बढ़ाएंगे। और कैसे हो सकता है, संभावना ये बताया ना, कैसे टैक्स, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे जनता के ऊपर भार नहीं बढ़ेगा और आपकी आमदनी कैसे बढ़ जाएगी सरकार की? ये असंभव चीज है। और जिस तरह से बात करते हैं, इस पे सीधा सीधा लगता है कि सिगुप्पा छोड़ते हैं। आप वर्तमान में देखें, आज दाल 60 रुपए की 110 रुपए बिक रही है। पेट्रोल देखें 105 रुपए बिक रहा है। 35 रुपए का पेट्रोल आ रहा है और 105 रुपए बिक रहा है। डीजल की स्थिति आप देख लीजिए, खाद्य तेलों की स्थिति देख लीजिए, दूसरे चीजों की देख लीजिए, तो भाव तो बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कंट्रोल नहीं है। और एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हम बढ़ाएंगे नहीं, तो कहाँ रोक रहे हैं आप? आपने पहले ही बढ़ा रखे हैं सब चीजें, और अब टैक्स के रूप में और जनता के ऊपर भार थोपोगे और कुछ नहीं है। कोई फार्मूला बताए तो आप, ऐसा कौन सा फार्मूला आ गया देश में या किसी कंट्री में कि बगैर टैक्स पे लगाए हुए आमदनी बढ़ जाएगी सरकार की? सरकार के पास क्या छापाखाना लगा रखा? क्या नोटों का छापेंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा। स्पष्ट नहीं करेंगे, सीधे सिगुप्पा छोड़ेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ये जनता को गुमराह करने वाला बयान है। जी। टैक्स के बगैर कैसे आमदनी बढ़ेगी, ये आप सब स्पष्ट जानते हैं और समझते हैं इस चीज को। ठीक है, डॉक्टर हितेश जी हमारे साथ हैं। हितेश जी, बड़ा सवाल यही है कि जाहिर सी बात है, जिस हालात में जनता है, नया टैक्स लगाया नहीं जा सकता, और जिस हालात में अर्थव्यवस्था है, इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब इस बैलेंस को कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि ये जो बात कही गई है आज राजस्व मंत्री की तरफ से, तो वो उसको लेकर के यकीन कर पाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली टैक्सेस बढ़ा देंगे, और जो हर बार होता है कि कहा जाएगा कि हमने डायरेक्टली तो कोई आपके जनता के ऊपर टैक्स नहीं डाला, और निकलेगा तो पैसा जनता की जेब से ही। देखिए, 2-3-4 बातें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, और बहुत लकीली हमारे बीच में आज शशिकांत जी भी मौजूद हैं, हरदास जी। और शशिकांत जी लगभग मेरे ख्याल से तीसरा दशक होगा कि वो बिजनेस रिपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड वे में मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश एग्रेरियन इकोनॉमी है, और एग्रेरियन इकोनॉमी से जब तक हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जो शिफ्ट नहीं करेंगे, तो हमारे अर्निंग जो है, जीएसटी बास्केट नहीं बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है, वो करने के लिए हमको जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो स्लोगन है, वो उसी दिशा में जाता दिखता है कि हम प्राइमरी सेक्टर से किस प्रकार से स्विच ओवर करें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की ओर, तब हमारी आमदनी आएगी। प्राइमरी सेक्टर तो हम मान के चलिए कि वो कंजम्पशन के लिए है, सब्सिडीज के लिए है, वेलफेयर के लिए है, वहां से कोई हमको किसी भी प्रकार का ना इनकम टैक्स आना है, ना जीएसटी आना है। तो स्वाभाविक है कि हमको सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना होगा। तो अभिलाष जी, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास 2 मॉडल है। एक, हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाएं, या हम स्मॉल और मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेज हैं उसके लिए आगे बढ़ें। तो आपने भी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट देखी होगी कि ओम प्रकाश सकलेचा जी का जो विभाग है लघु और सूक्ष्म उद्योग वाला, उन लोगों ने एक पूरी रणनीति इसके लिए तैयार करी है कि किस प्रकार हम फूड प्रोसेसिंग को लेके या फर्नीचर इंडस्ट्री को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसको इस दिशा में, क्योंकि मध्य प्रदेश 80% एग्रेरियन है, तो हमारी एक ताकत यह है कि हमारे पास गेहूं, चावल और मक्का, इनमें हमारे पास अच्छा उत्पादन है, और सम पेरिशेबल कमोडिटीज ऑल्सो, सब्जियां या उस प्रकार की चीजें। तो क्या हम उस पर आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट करते हैं? इसकी पूरी तैयारी करके उस विभाग ने रखी हुई है, उसके प्रेजेंटेशंस भी हुए हैं। तो हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश को अपने जीएसटी के क्लेम्स को बढ़ाएं, और प्राइमरी सेक्टर पे जो हमारा बोझ है, हम कह सकते हैं, जिसको शशिकांत जी बताएंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, कि भाई 20 एकड़ की जमीन है, उसमें यदि 5 भाई काम कर रहे हैं, तो अगली जनरेशन में जब वो 5 से 15 हो गए हैं, तो जमीन 20 ही एकड़ है। तो फिर हमारे लिए आवश्यक होता है कि अब इस 15 लोगों के परिवार में से कम हम 10-12 लोगों को दूसरा रोजगार दे सके। तो दूसरा रोजगार के लिए या तो वो शहर जाएंगे, या उनके गांव में, उनके खेत के आसपास ही हम उनको रोजगार की या वो अवसर प्रदान करें, जिससे उनका विस्थापन भी नहीं हो और उनको वो यूनिट मिले और उनकी आमदनी का सोर्स उस 20 एकड़ के अलावा हो। तो इसीलिए क्या होता है, उस 20 एकड़ पे खाने वालों की संख्या यदि बढ़ती जाती है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आवक तो नहीं बदलती, जमीन तो उतनी रहती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की, परिवार की संख्या बढ़ने की वजह से डिपेंडेंसी उस पर ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो ये बड़ा एक इकोनॉमी का विषय है, जिसको एक सामान्य राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार ने बहुत टेक्निकली इस विषय को लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जद्दोजहद। देखिए, कठिन काम है, मैं नहीं बोलता हूँ आसान काम है, पर भाई कठिन इकोनॉमी मैनेज करना तो वाकई में कठिन काम है ना। तो उस कठिन काम को यदि उसके उद्देश्य रखते हुए यदि हमने, शिवराज जी ने उसको लक्ष्य बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, परसों से वो मिनिस्ट्रीज के साथ भी बैठने वाले हैं कि अलग अलग विभाग का इस दिशा बोध को लेकर किस प्रकार की कार्य योजना हो सकती है, और क्या बेनिफिट्स हम दे सकते हैं यदि लोग आगे आते हैं। तो उस दिशा में काम होने की पूरी संभावना है, और शशिकांत जी भी उसको आगे बता सकते हैं, वो बहुत क्लोज वॉच रखते हैं वल्लभ भवन को। ठीक है, शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे बीच आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जैसा कि वाजपेयी जी ने बताया कि बहुत क्लोजली वो इन तमाम चीज़ों को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बेहतर ढंग से हमें समझा पाएंगे। शशिकांत जी, बड़ा सवाल यही है कि ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, और सरकार इसको कैसे बैलेंस करेगी, क्योंकि ज़रा सा अगर थोड़ा भी आर्थिक तौर पर देखा जाएगा तो जनता के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, और जनता की तरफ जाएंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा कि राजस्व भी बढ़ा लेंगे और नए टैक्सेस भी नहीं लगाए जाएंगे? ये जो दावा है आपको कितना फीजेबल लग रहा है?
देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। राजस्व बढ़ाना अलग चीज है और कर लगाना अलग बात है। जब से जीएसटी का कानून आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया है, राज्यों को कर लगाने की शक्ति जो है वो अब केंद्र में चली गई है। मतलब राज्य कोई कर लगा ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य का जो 2 साल से बजट आ रहा है उसमें कर वाला पार्ट नहीं है। उसके पास केवल वो वैल्यू एडेड टैक्स की जो सूची है बस उसी पे वो टैक्स लगा सकता है, जिसमें बड़ा आइटम जो है वो पेट्रोल है और एक्साइज है शराब के ऊपर। तो उसके पास जीएसटी जैसी कोई चीज, जैसे सर्विस सेक्टर आप बढ़ा भी लीजिए तो वो जाएगा सब वो जीएसटी में। मतलब वो राज्य का अपना कोई उस पर कंट्रोल नहीं है कि वो दरें क्या तय करेगा। पहले कर की दर राज्य वैल्यू एडेड टैक्स में खुद कर लेता था, घटा लेता था या बढ़ा लेता था जैसी डिमांड होती थी। अब वो ऐसा कर नहीं सकता है। राज्य के पास, किसी भी राज्य के पास ये शक्ति अब है नहीं, वो केंद्र में चली गई है। एक बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात है राजस्व बढ़ाने की। तो राजस्व बढ़ाना है वो एक अलग मुद्दा है, और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करके लोगों को रोजगार देना है जिससे आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ये बिल्कुल अलग बात है। राजस्व बढ़ाना सिंपल है कि आपका पेट्रोल अभी मान लीजिए 100 रुपए लीटर है, उसको 150 रुपए लीटर कर दीजिए, आपका राजस्व बढ़ जाएगा। जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अलग मुद्दा है। आप किसी भी चीज पर, शराब के ऊपर आप टैक्स एक्साइज बढ़ा लीजिए, आपको राजस्व मिल जाएगा। मगर आपको ये कहना कि बिना टैक्स लगाए हम राजस्व बढ़ाएंगे, तो टैक्स तो पहली बात आप लगा नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, राजस्व बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना जरूरी है। अभी कोरोना संकट जो चल रहा है, हमारी सरकारें, ये मेरी सलाह भी है और ऐसा मान लें कि वो संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी ने अभी दावा नहीं किया है कि कोरोना अब चला गया है। ठीक है, ये भ्रम है। और इकोनॉमी को पूरी तरह से खोल देना ये मुझे बड़ा गलत लग रहा है। जैसे यदि मैं मुझसे कोई सलाह मांगे तो अभी 7 दिन का 8 दिन का फिर लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ताकि जो केस कम हो रहे हैं उनकी स्पीड और कम हो जाए। फिर खोल लीजिए आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फिर लगा दीजिए 7-8 दिन के लिए। तो जो दीपावली आएगी शायद वहां आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और बाजार शायद खुल सकेंगे, लोग खरीदारी करेंगे, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, आपका राजस्व बढ़ जाएगा। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। क्योंकि संकट काल है। दूसरी बात, अभी एक हमारे देश में बल्कि हर राज्य में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, दूसरे जिनसे लोग सामान मंगाते हैं, हम सब मंगाते हैं, तो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो परेशान हैं। उन्हें तकलीफ है कि, और होना भी चाहिए, कंपटीशन बढ़ जाता है, वो इतना कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इन छोटे छोटे पॉकेट्स में जो सारे, मान लीजिए भोपाल शहर को अमेजन से सप्लाई बॉम्बे से क्यों आना चाहिए, भोपाल शहर से ही होना चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करे और इन व्यापारियों से सप्लाई कैसे सुचारू रूप से चले इस पर वर्क करना चाहिए। तो जरूर है कि आपका राजस्व बिना कर लगाए बढ़ेगा, व्यापारियों का व्यापार भी चलेगा, भले लॉकडाउन लगा रहे ना लगा रहे, कर्मचारियों को काम मिलेगा, लोगों को भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी, बेरोजगारी नहीं आएगी। ठीक है। तो ऐसे कुछ अगर दावे सरकार कर रही हो, कोई इनोवेशन कर रही हो, किसी से सलाह ले रही हो, तो लगता है कि कुछ हो जाएगा। वरना अगर ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मैं राजस्व बढ़ा दूंगा और मैं रोजगार भी ले आऊंगा और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया है 15 साल में, तो वो कहाँ गया? फिर अचानक से आपकी ग्रोथ माइनस में क्यों चली गई अगर वो +25 थी तो दावे करना अलग मुद्दा है और रियलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजी होना अलग मुद्दा है। उसके लिए एक ठोस रणनीति चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों की राय जरूरी है, उनकी सलाह जरूरी है। ठीक है, दावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा। दोगने जी, मेरा आप सवाल एक सीधा है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम राजस्व नहीं बढ़ाएंगे, राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ देखेंगे, कोई नया नवाचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की जब बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे बोला जाता है कि बड़ा रीजन पेट्रोल डीजल है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में जो टैक्स लग रहा है या जो सेस लग रहा है, ये सेस भी अगर सरकार अपने हिस्से का थोड़ा कम कर ले, क्योंकि जीएसटी से बाकी पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है उससे भी बहुत 33% जहां तक मुझे याद है पेट्रोल पर और 23% डीजल पर ऑलरेडी जा रहा है, उसके ऊपर सेस अलग लग रहा है 4.5 रुपए का। तो ये कम नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जनता के ऊपर पहले ही लादे गए हैं। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होती जा रही है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का फायदा गवर्नमेंट को सीधे तौर पर मिल रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स सीधे तौर पर बढ़ रहा है आम जनता पर। तो ये दरअसल कान घुमा करके पकड़ने का पूरा की कवायद चल रही है। और आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही शगुफे रहेंगे जनता को लुभाने के लिए और कटनी जेब जनता की है? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जनता के ऊपर ही सब लोड आना है। और आपने जो बताया पेट्रोल डीजल दो वस्तु ऐसी है, इसी से पूरी महंगाई पर पड़ती है।
आप ट्रांसपोर्टिंग इसी से होता है, डीजल से ट्रांसपोर्टिंग हुआ, ट्रांसपोर्टिंग में अगर कभी कोई चीज अगर किराया बढ़ेगा तो निश्चित है कोई सामान जो वस्तु जाएगी वस्तु के ऊपर ही बढ़ेगा रेट। तो इस तरह से रेट तो बढ़ना ही है, कम कभी होना ही नहीं है। इनका सिगुपा ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कह रहे हैं कि रेट हम नहीं बढ़ाएंगे और जनता के ऊपर लोड नहीं डालेंगे। जनता के ऊपर तो लोड आना ही है। आप पेट्रोल 35 रुपए का पेट्रोल है जो 105 रुपए बिक रहा, 70 रुपए आप ले रहे हैं, आप सेस भी ले रहे हैं, आप टैक्स भी ले रहे हैं, आपके हिस्से का बंद कर दें। अगर 40-45 रुपए जो स्टेट का आ रहा है उसमें से कुछ कम कर देंगे तो और लोगों को सुविधा मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग कम होगी तो रेट कम होंगे, पर वो नहीं है। उस संबंध में कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ सिगुपो छोड़ना है, भाजपा का काम है, भाजपा के लोगों का काम है। आज अगर देखें कि जैसे मैंने बताया ना कि 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, सिर्फ सपने दिखाना है और जनता को सपने दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं है इसके पीछे। क्योंकि सरकार को अगर कभी ये नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आपने कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाया, ऑक्सीजन के प्लांट चबूतरे बने पड़े अस्पतालों में, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगा पाए, फिर नए कहां से लगा दोगे आप? नए से कहां से ले जाओगे? जो इमरजेंसी सेवा है उसको नहीं कर पा रहे हो तो नए उद्योग लगाने की बात कहां से कर रहे हो? रोजगार की बात है नहीं, रोजगार कहां से दोगे आप? लघु उद्योग डालने की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, पहले से साल भर पहले से प्लान करेंगे तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आप एकदम से कैसे कर लेंगे? तो ये सिगुपेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जनता को सब तरह से सहन करना और जनता को ही भुगतना है। ये भाजपा के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ही सरकार चलाई है। 15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से ये चीजें क्यों नहीं लेके आए? आपके पास सलाहकार नहीं थे क्या? उस टाइम अर्थशास्त्री नहीं थे क्या? उन्होंने सलाह नहीं दी क्या? तो ये सब चीजें करने के लिए एक मादा चाहिए और एक हिम्मत चाहिए। आपने देखा रेमडेसिविर ब्लैक में बिके हैं, ये ऑक्सीजन ब्लैक में बिकी है, आपने अस्पतालों की व्यवस्था नहीं की है, आपने प्लांट लगाए नहीं है, ठीक है, आप नई चीज क्या से ले जाके जब इमरजेंसी सेवा कोई नहीं दे पा रहे हो आप, नई चीजों का जो सपना दिखा रहे हैं वो सपना पूरा कभी नहीं हो सकता। ठीक है दोगने जी, सिगुपा ही है, सिगुपा ही। हितेश जी, मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाह रहा था। एक तो ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बोझ जो है वो पड़ रहा है, दूसरा ये कि लिक्विडिटी तो सर है नहीं मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है जो खर्च कर सके। जैसे कि शशिकांत जी ने कहा कि जब तक बाइंग पावर नहीं बढ़ेगी, जितनी मैं उनकी बात समझ पाया, लिक्विडिटी फ्लो होगा, रोजगार के अवसर या मार्केट जब तक बूस्टअप नहीं करेगा तब तक राजस्व बढ़ेगा नहीं, और राजस्व बढ़ाने के लिए मार्केट का फ्लो बढ़ना है, और वहां पर आम लोग जब खरीदारी नहीं करेंगे, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, तो फिर कैसे काम बनेगा? और इसके लिए अब क्या सरकार कोई राहत दे रही है क्या? कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही है? और सरकारी सेक्टर में तो वैसे भी अब बहुत कम चीजें रह गई हैं सर, प्राइवेट की हालत खराब है, तो क्या रास्ता निकालेंगे? कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग जो है उसे घिसा जाए कि, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए रास्ता कठिन है अभिलाष जी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए दोगने साहब के लिए तो आसान है, उनको तो गालियां देना है। अच्छा, वो ये भूल जाते कि 55 साल वो रहे, तो 55 साल में कितनी रेमडेसिविर और कितनी ऑक्सीजन ले आए अभी पूछ लेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई प्लांट नहीं था जो इनने बनाया और बंद हो गया। तो ये तो छोड़ दीजिए, सारे प्लांट पिछले 1.5 साल में भी बने हैं, चाहे पर कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, क्योंकि कोरोना को किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 10 टाइम पर जाएगी। बहुत डिस्कशन इस पे कर चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ। दूसरी जो दुखद बात है कि दोगने साहब विधायक भी रहे हैं, एक भी सुझाव, जैसे शशिकांत जी ने कई सुझाव दिए और विशेषज्ञ के नाते, और क्योंकि वो चाहते हैं मध्य प्रदेश बेहतर हो, इन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया, केवल गालियां, अरे इनसे कुछ नहीं होगा, ये तो बंदर है, इनसे कुछ नहीं होता, सिगुपे छोड़ते, फलाना करते, ढिकाना करते, 15, जो उनका तरीका है। दिस इज नॉट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तीसरी बात, हम कुछ करना चाहते हैं, मैंने आपको बहुत ईमानदारी से कहा, परचेजिंग पावर पैरिटी तब बनेगी जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय और परचेजिंग पावर पैरिटी में मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। इसमें मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि 80% इकोनॉमी हमारी प्राइमरी सेक्टर एग्रेरियन इकोनॉमी है, और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी से बिल्कुल शशिकांत जी ने कहा, देश में व्यवस्था चूंकि जीएसटी की हो गई है, अब राज्य कर नहीं लगा सकते, तो स्वाभाविक है कि जीएसटी कंपोनेंट जितना प्रोपोर्शनेट होगा राज्य का, उसको उतना हिस्सा उसको मिलेगा। तो हमको, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपना जीएसटी कंपोनेंट बढ़ाएं, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, सर्विस सेक्टर बढ़ना चाहिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी बार बार बात कर रहा हूँ वो कम होना चाहिए, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी बढ़ेगी। शासकीय कर्मचारी या ये जो सेक्शन है, ये तो बहुत छोटा एक सेक्शन होता है विलास जी, इससे कोई लिक्विडिटी नहीं आएगी जब तक हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। अब
कोरोना काल की यदि आप बात करें, शशिकांत जी तो बहुत सीनियर रिपोर्टर है, मुझे इस बात से थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि देखिए ग्रोथ रेट क्यों कम हुई, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन रहा। कोरोना पीरियड में हम सब जानते हैं, चाहे लास्ट ईयर की बात हो, इस साल भी हम लोग लगभग 2-2.5 महीने होने आ गया है, इंडस्ट्रियल यूनिट बंद ही रही है। तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड रहा है, एवरी फैमिली वाज अफेक्टेड। तो लॉकडाउन के अलावा भी लोग अफेक्टेड थे, बीमार थे, घर में मौतें हो रही थी, इसमें सब तहस नहस हो गया था। तो स्वाभाविक है कि इसका असर पड़ा है। अब रिकवरी हमारी शुरू होगी, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, यूनिट शुरू हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इसका असर हमारी चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस है किसी भी प्रकार के, उस पर भी पड़ेगा। साथ साथ हमारी जो मार्केट इकोनॉमी बेहतर होगी, जिस लिक्विडिटी की आप बात कर रहे हो, जब प्रोडक्शन आएगा मार्केट में तभी तो पैसा भी आएगा, खरीदारी आएगी। तो मुझे लगता है ये सब आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन फिर मैं जो बॉटम लाइन कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसकी ओर शशिकांत जी ने इशारा किया है, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो में जब तक हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी निर्भरता पेट्रोल, डीजल और शराब के आने वाले, क्योंकि 2 ही सेक्शन है जिससे कर आता है, इस प्रकार के करों पर रह जाएगी। तीसरी और अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए आप कुछ भी कहिए, रास्ता यही है, कोई भी सरकार हो तो आपको यही करना पड़ेगा। यदि आपको अपनी निर्भरता इन पर कम करनी है तो हमको अपनी जीएसटी में अपना शेयर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम अधिक मात्रा में हमारा हिस्सा बढ़ाकर उसको प्राप्त करें और उसको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएं। और हमने इसमें बेहतर काम किया है। मैं कांग्रेस के जो मित्र हैं उगने जी, उनसे यही कहूंगा कि इस बात को लेकर क्या हम कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जैसे आपकी 15 महीने सरकार थी, कमलनाथ देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे, एक भी उद्योग उन्होंने अपना खुद का नहीं लगाया है यहाँ पे। मैं अभिलाष जी इस बात को कहता हूँ, दुख के साथ कहता हूँ, मतलब इस कार्यक्रम को देखते हो सुनते हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि वे कम से कम एकाध कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा सेटअप यहाँ लगाए जिससे यहाँ के युवाओं को लगे कि नहीं हमें भी कमलनाथ जैसा बहुत बड़ा उद्योगपति होना है। तो सारी राजनीति आप यहाँ करते हो और सारे उद्योग बाहर लगाते हो। लोगने जी सारे सुझाव बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल के टैक्स आप कम कर दो, यहाँ पर जहाँ पर 80% प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान या पंजाब में मुंह ही नहीं खोलते हैं, वहां पर क्या कम कर दिया। इनकी सरकार आई तो इन्होंने कर बढ़ा दिया। कमलनाथ सरकार वो सरकार थी जिसने आखिरी बार टैक्सेशन पीओएल पर, ये डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया है, ऑयल सेक्टर पे हमने नहीं बढ़ाया कभी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से बात करना चाहिए, ईमानदारी से करिए। जैसे कांग्रेस तय कर ले कि भाई हम अपने कांग्रेस आते सभी राज्यों में करेंगे, बीजेपी पीछे रहेगी क्या? ये पहले हो चुका है, बीजेपी की सरकारों ने किया था। ठीक है तेज जी, शशिकांत जी के पास चलते हैं जी। वेलकम करूंगा जी। शशिकांत जी, यहाँ अब कुल मिलाकर के जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मार्केट बूस्ट होगा तो शायद चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल सर ये है, जो मेरे जैसे कम इकोनॉमिक्स को जानने वाले हर आम आदमी को लगता है, जहन में आता है कि अभी जब डिमांड इतनी कम है तब चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, और हमें ये बचपन से पढ़ाया गया कि जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट और बढ़ जाएंगे। अब ये चीज मेरे जैसे इंसान के सर को चकरा देती है कि जब अब अनलॉक होगा, लोग डिमांड करेंगे चीजों की निकलकर बाहर, तो क्या ये महंगाई का जो रॉकेट है ये सीधा ऊपर की तरफ जाता जाएगा, या इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी कोई व्याख्या है जो बताए कि नहीं इसके बाद राहत के दिन आएंगे? देखिए क्या है, इस पर आप मुझे मतलब लंबी चर्चा चाहिए, 15 मिनट का समय सर कुछ शॉर्ट में बताइए, हमारे शॉर्ट में बता देता हूँ जी। अभी मैं डाटा पढ़ रहा था आरबीआई का 21 मई की स्थिति में। अभी आपने एक बात कही कि लिक्विडिटी क्राइसिस है, नहीं लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। हमारे देश में 30 लाख करोड़ करेंसी हो गई है लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में पैसा फ्लड है, कैश भरा पड़ा है, उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग बीमार, देश बीमार है पूरा, बहुत बड़े संकट में, देश नहीं दुनिया संकट में। ये बहुत बड़ा संकट है, अभूतपूर्व है, बिना जाने समझे है। अभी तो हम 2 साल में उसको समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। ये तो एक बात हो गई। सरकारों की जो स्टेप्स होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी दूसरे राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, वहां विद्वान लोग सलाह लेकर के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल ऐसे संकट में क्या करना है,
ये पैनिक होकर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट हाउसिंग का करीब 6% है। मैंने जब कभी आपने लोन लिया होगा तो वो 11, 12 और 13% भी रहा होगा, अभी 8-10 साल पहले, ठीक है। तो अभी कोई जब आप लोन 6% नहीं 0% कर दीजिए तो भी कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि लोग तो मकान बेच रहे हैं, क्योंकि वो सारे कुछ जो है ना अपने इलाज में, खाने में बचत पूरी खत्म कर चुके हैं और रोजगार जा चुका है। तो सरकारें यदि अभी भी चिंता में नहीं है तो पता नहीं आगे क्या होने वाला, मुझे नहीं मालूम है। मतलब कोई इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि स्थिति बहुत गंभीर संकट है, भयावह संकट है, आने वाला है, क्योंकि कोरोना ने कोई गारंटी नहीं दी है कि वो आगे भयानक रूप में नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा एक वेरिएंट बन जाए, डॉक्टर साहब तो जानते होंगे, जिसकी विरुलिटी 0 हो, कुछ ना करे वो और अचानक दुनिया से ही गायब हो जाए। हम ऐसा सोच के चलें, मान के चलें और आश्वस्त रहें। लेकिन चूंकि हम 2 साल से कोरोना को समझ चुके हैं, इस संकट को में इकोनॉमी हम 2035 में कैसे चलाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति तो ये भी सोचे कि 2035 में कोरोना के साथ साथ इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्योंकि जब तक ये जो बच्चे हैं युवा हो चुके होंगे, इनको कैसे जिंदा रहना है और इस संकट के बीच में से कैसे निकलना है। हमारे पास 2-3 टूल है। पहले जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन करिए 7-8 दिन का पॉकेट्स में छोटे छोटे, और वैक्सीनेशन को जो है प्रमोट करिए कि जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन हो लोगों का, तो हम बहुत कुछ सफलता हासिल कर लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हो जाएंगी और ये जो कैश बाजार में भरा पड़ा है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब होगा तो आपकी जो महंगाई की चिंता है वो कम हो जाएगी। नहीं तो जो आप कह रहे हैं वही होने वाला है कि जब बाजार खुलेंगे और जब लोग निकलेंगे, मान लीजिए कल कोरोना 0 हो जाता है, ऐसी कोई खुशखबरी आ जाती है कि कोरोना दुनिया से खत्म हो गया है, तो फिर महंगाई कहाँ जाएगी। वाकई ये एक चिंता का विषय, आपकी चिंता जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी जो सरकारों को करना चाहिए वो विद्वानों के साथ बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, कांग्रेस के साथ भी बैठना चाहिए, उसमें भी विद्वानों की कमी नहीं है, भले वो विपक्षी हैं, उनसे पूछना चाहिए कि कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करें जो इस संकट से हमारी न केवल कम से कम लोगों की जान जाए, एक भी आदमी की जान नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा और युवा बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत जल्दी देश को संभाल लेंगे। ये हम जानते हैं कि देश हमारा बहुत जल्दी ऐसे खत्म नहीं होने वाला है कि सब कुछ बैठ जाएगा और ग्रीस या वेनेजुएला की इकोनॉमी हो जाएगी, ये होने वाला है नहीं। तो हमें इस युवा जनता को बचाना है, ये बची रहे और ये काम पर आती रहे, लेकिन सुरक्षित होकर के आती रहे, ये लापरवाह होकर के ना आए, क्योंकि इसी से इन्फेक्शन जल्दी से घरों में आएगा, क्योंकि काम पर यही जाते हैं। तो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, हमारे वाजपेयी जी हैं, हमारे दोगने जी, बहुत सारे लोग विद्वान हैं इस देश में। ऐसा नहीं है कि विद्वानों की या ब्रेन की कमी है। तो हम मिलकर के अगर ये सरकारें करेंगी तो बिना कर लगाए राजस्व ही नहीं बढ़ाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी बढ़ेंगी उतना ज्यादा देश और राज्य स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आर के दोगने जी, आपसे अंतिम कमेंट में लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जिसका भी शासन है उसके राज्य में स्थिति लगभग समान है हर जगह, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में अब क्या एक ही रास्ता बचता है कि सब साथ आ जाएं, जनता, नेता, विपक्ष, सरकारें, शासन, प्रशासन? बहुत संक्षेप में सर। बिल्कुल आपने बताया है कि सबको साथ में आके काम करना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी में ये नेचर ही नहीं है। इन्होंने कभी, जैसे बताया अभी निश्चित जी ने बताया कि वो ये अगर ये बुलाए तो बात तो करें, कांग्रेस के लोगों से बुला के बात तो करें, कांग्रेस के लोग भी तो समझदार हो सकते हैं, उनसे सलाह तो ले। किसी से कोई सलाह नहीं लेते ये लोग, सलाह नहीं लेने के कारण ये दिक्कतें आती है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूँ, वाजपेयी जी बार बार बोल रहे थे कमलनाथ जी का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कृषि प्रधान प्रदेश भी है और देश भी है। अगर कृषि आधारित उद्योग अगर लगाएंगे, कृषि आधारित तो काम करेंगे, तो निश्चित ही हमारी आर्थिक सुधरेगी, और आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश आगे बढ़ेगा। पर कृषि के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। कृषि किसान को दबाया जा रहा है, किसान के साथ जो नुकसान किया जा रहा है, किसानों को रेट नहीं दिया जा रहा है। आप बाहर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं दाल और दूसरी चीजें। ठीक है सर, समय कम है, दोगने जी, समय कम है जी, पे ध्यान देंगे तो निश्चित ही देश। दोगने जी, समय कम है। हितेश जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड का बस आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस को और सबको साथ क्यों नहीं ले लेते सर? कांग्रेस को भी ले लीजिए, अभूतपूर्व संकट है तो अभूतपूर्व निर्णय कुछ कर लीजिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ बैठ जाए। वो तो दोगने जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस में एक बैंकरप्सी ऑफ आइडिया चल रहा है। मैं उसमें बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो बात शशिकांत जी ने कही है
कि देश में विद्वानों और विज्ञान की कदर हो। मैं डिफर करता हूं इस बात से कि देश कृषि प्रधान रहा है, लेकिन ये अब हमारी लायबिलिटी बन गया है। तो मैं फिर आपको एज इकोनॉमिस्ट का जो सजेशंस हैं कि हमको प्राइमरी सेक्टर से स्विच ओवर करना पड़ेगा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए। हम ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को छाती से लगा के नहीं चल सकते कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कृषि प्रधान हैं। हमको विज्ञान और विद्वान का समन्वय करते हुए आगे बढ़ना होगा और यही प्रयास शिवराज जी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रयास सफल हो, मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल, जो शशिकांत जी ने कहा कि 2035 को दृष्टिगत रखते हुए जरूर इस काम को मजबूती से करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हम भी उन्हें देंगे और पूरी जनता की साथ में है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो नजीर होगा पूरी दुनिया और पूरे देश के लिए, और मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। शुक्रिया अदा करेंगे हितेश जी आपका बहुत बहुत, साथ ही साथ आर के दोगने जी आपका भी शुक्रिया, और शशिकांत त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पूरी डिबेट को आपने इस लेवल पर पहुंचाया, जहां पर गूढ़ जो इकोनॉमिक्स के तमाम तथ्य और चीजें हैं वो बहुत आसान भाषा में हमने, और नए चैलेंजेस जो सरकार के सामने हैं वो बताने की कोशिश की। आज आपकी बात में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।